Bismillahirrahmanirrahim. Today's chapter that we are going to discuss is thermodynamics. Question number 1 है, if Cp and Cp minus Cv is equal to R, Cp divided by Cv is equal to gamma, then which one of the following relations is correct? So using this relation we can say that Cp over Cv is equal to gamma, then Cp will be equal to Cv times gamma. इस वैल्यू ऑफ Cp को इस इक्वेशन में आप पुट कर दें. द इक्वेशन इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. अगर हम Cp की जगह गैमा टाइम्स Cv पुट कर दें जैसा कि इस इक्वेशन से हमने डिराइव किया है, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट दिस एंड वी गेट Cv इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 विच इज दिस ऑप्शन A वाला रिलेशन. So A is the correct option. Next है, 4 containers have gas in them and the gas is passed through a pressure volume change. 4 containers हैं और चारों में गैस है और चारों में हमने कुछ ना कुछ प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया है, पिस्टन को ऊपर नीचे किया है, हीट भी दी है या कुछ भी हमने किया है, जो भी किया है, और चारों के सेपरेट ग्राफ्स प्लॉट किए हैं. सपोज ABCD था, राइट. अब उसने चारों के ग्राफ्स हमें बना के नहीं दिए, उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी है. उसने कहा जो कंटेनर ए था उसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था, आ स्क्वायर, राइट. पीवी ग्राफ, यहां पर पी है तो इस वाई एक्सिस पर वी है, पी और वी है जैसे आप बना लें, डज नॉट मैटर. एंड जो बी था उसका जो ग्राफ था दैट वाज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. सी वाले का ग्राफ था एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. एंड उसने ये भी कहा है कि उसकी बेस और हाइट इस ए वाले स्क्वायर के बराबर है. ए की स्क्वायर की अगर बेस और साइड उसकी अगर सपोज ए है, अगर स्क्वायर है तो चारों साइड्स ए ही होंगी ना. तो वो कहता है कि इसकी जो बेस है, इसको मैं किसी डार्क कलर से बनाऊं ताकि क्लियर नजर आ जाए. एक तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है यानी इसकी दो साइड्स बराबर हैं. इसकी जो बेस है उसकी लेंथ भी यहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ विच इज द सेम एज दैट ऑफ दिस स्क्वायर्स साइड. एंड उसने कहा है कि इसकी हाइट भी, ऑल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, ये हाइट भी उसी स्क्वायर की साइड के बराबर है. तो ये बताने का मकसद बेसिकली ये है कि अगर इस स्क्वायर का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वी विल कैलकुलेट एज a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू a स्क्वायर. साइड का स्क्वायर होता है ना. और अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया a डैश कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या a मल्टीप्लाई a की जगह मैं लिख लूँ 1/2 a स्क्वायर. तो इस स्क्वायर का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का आपस में आपको कुछ रिलेशन नजर आ रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है और इस ट्रायंगल का एरिया उस स्क्वायर के एरिया से हाफ है, राइट. तो ये जो पूरी चीज इसने हमें बताई है विद द सेम बेस एंड हाइट एज द साइड ऑफ द स्क्वायर इन a, इसका मकसद, कंक्लूजन हमने उससे यही निकाला है कि इस ए वाले कंटेनर का जो ग्राफ हमारे पास बना है उस ग्राफ का, पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो ए स्क्वायर है, और इस सी वाले कंटेनर का जो पीवी ग्राफ बना है उसका जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया इन द इनक्लोज्ड शेप इस केस में, वो उस ए वाले ग्राफ का हाफ है. ठीक है ना. ये हमने इससे कंक्लूड किया. अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी डी वाली कंटेनर की तरफ. उसका जो ग्राफ बना है वो उसने हमें कहा है कि इट इज अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, इस तरह से, राइट, वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस. अब वो हमसे पूछना ये चाह रहा है कि विच वंस हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क रिस्पेक्टिवली. चारों कंटेनर के ग्राफ्स बता दिए हैं और चारों कंटेनर का उसने हमसे पूछा है कि बताएं किसमें वर्क मैक्सिमम है और किसमें वर्क मिनिमम है. ठीक हो गया ना. अब वर्क डन बाय any thermodynamic change, work done during any thermodynamic change is given by area under PV graph. तो हमें अब देखना यह है कि इसमें से किस ग्राफ का जो है एरिया मैक्सिमम है तो उसका वर्क मैक्सिमम होगा, किस ग्राफ का एरिया मिनिमम है तो उसका वर्क भी मिनिमम होगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको सरफेस क्लियर करके दे रहा हूं. अब हम आ जाते हैं इधर. आप देखें कि जो स्क्वायर है था इसके अंदर का एरिया वो है जो मैंने इस रेड कलर से शेड कर दिया है, राइट.
तो इसका एरिया इतना हो गया। जो ये ट्रायंगल थी इसका भी वही एरिया जो मैंने रेड कलर से शेड कर दिया। और हम देखते हैं कि ट्रायंगल का एरिया उस स्क्वायर के एरिया से हाफ था। तो इसका मतलब है अगर ए और सी का आपस में मवाजना करें तो इन दोनों में से मैक्सिमम एरिया इस स्क्वायर वाले का है, राइट। तो इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, जिसकी ट्रायंगल बनी थी उस कंटेनर में तो मैक्सिमम वर्क नहीं हो सकता। अभी हम मैक्सिमम वर्क देख रहे हैं, तो ये हम इस ट्रायंगल वाले वर्क को तो हटा ही दें। बाकी अब हमने ए, बी और इस डी का आपस में मुवाजना करना है। अब आप देखें इस डी वाले ग्राफ का बिल्कुल वर्टिकल लाइन आई है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज 0। बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे कोई एरिया है ही नहीं। अगर ये हल्की सी हॉरिजॉन्टल होती तो हम देखते कि इसके नीचे इतना एरिया होता, अगर मजीद हॉरिजॉन्टल होती तो फिर उसके नीचे इतना एरिया कवर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल है तो इसके अंडर कोई एरिया इनक्लोज ही नहीं हो रहा। सो वर्क डन इन दिस केस डी जो था, जो कंटेनर डी था स्ट्रेट वर्टिकल लाइन वाला, उसका भी वर्क डन 0 था। अब बाकी हमारे पास दो चीजें बच गई हैं कंपेयर करने वाली, ये स्क्वायर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको मैं यहां पर दोबारा से ड्रॉ करूं तो क्लियर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसके नीचे ये वाला सारा एरिया इनक्लोज होता है, राइट, ये सारा। लेकिन अगर ये स्क्वायर हो तो क्या होगा? अगर ये स्क्वायर होगा तो ये इस किस्म की शेप देगा, लाइक दिस। तो अब इसके अंदर कौन सा एरिया इनक्लोज होता है? ये वाला। तो आप बताएं ये जो रेड शेडेड है वो ज्यादा एरिया है कि जो ब्लू शेडेड है वो ज्यादा एरिया है? ऑब्वियसली रेड शेडेड वाला एरिया ज्यादा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का केस हो तो उस केस में एरिया अंडर ग्राफ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर एक स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो एरिया भी इस बी वाले केस में ज्यादा है, वर्क भी इस बी वाले केस में ज्यादा है। सो मैक्सिमम वर्क अब हमने फाइंड कर लिया है। मैक्सिमम वर्क इन चारों से जो है वो बी वाले का मैक्सिमम वर्क है, ठीक हो गया। अब हमने मिनिमम वर्क भी देखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं। मिनिमम वर्क वो होगा जिसके अंडर का एरिया सबसे कम होगा, और सबसे कम एरिया ऑब्वियसली इस डी वाले केस में है। इसमें एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल 0 है, प्यूरी वर्टिकल लाइन है, तो वर्क भी इस केस में 0 होगा। तो हमने मिनिमम वर्क भी यहां पर देख लिया है, वो है डी के केस में। अब मैक्सिमम बी में है, मिनिमम डी में है, तो बी एंड डी ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ PV is equal to gamma constant for an isothermal process then which one of the following conditions must be met? हम सब जानते हैं कि for an isothermal process PV is equal to constant होता है। तो वो कहता है कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन है उसको PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करें, तो आप बताएं कौन सी इनमें से वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, तब जाके हम उसको ट्रू मानेंगे। तो वो तभी मानेंगे अगर ये गामा 1 हो जाए, राइट। गामा 1 होगा तो ये PV बराबर है गामा कांस्टेंट, PV रेज टू पावर 1 कांस्टेंट हो जाएगा, या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट सिंपली, राइट। तो तब ये आइसोथर्मल इक्वेशन कहलाएगी। अगर गामा की वैल्यू कोई भी 1 के अलावा कुछ और हुई, चाहे 1 से ज्यादा हुई चाहे 1 से कम हुई, तो फिर वो इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ठीक नहीं रहेगी। सो अगर PV इज इक्वल टू गामा बराबर है कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशन आप आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू शुड नो कि गामा शुड बी 1 इन दिस केस, तभी वो इक्वेशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का रूप इख्तियार करेगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, और फिर ही वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो पाएगी। सो दिस गामा इज इक्वल टू 1, दिस कंडीशन मस्ट बी मेट अगर हम PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये वाली इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यूज करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ गैस CV is equal to 5R/2 then what will be the value of gamma for this gas? तो we all know CP minus CV is equal to R। CV की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, 5R/2 बराबर हो जाएगा R के, CP will be equal to R plus 5R/2, CP will be equal to 2R plus 5R divided by 2, CP will be equal to 7R/2। अब गामा आपको पता है CP और CV का रेशो होता है, सो कुछ नहीं करना, CP की वैल्यू पुट करनी है, उसको डिवाइड करना है CV की वैल्यू पे,
यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, r से r हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एंड वी विल गेट गैमा इज इक्वल टू 7.7/5। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 है द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज डबल्ड, यानी कि 1 मीटर से 2 हो गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, 1 मीटर क्यूब ही हुआ है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना था, 10⁵ पास्कल था। नॉर्मली हम 10, 13, 25 इतने पास्कल्स लेते हैं, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके फॉर सिंप्लीफिकेशन हम ये वाली वैल्यू सिंपली यूज कर देते हैं, या कभी कभार अगर ज़्यादा एरर नहीं आपने बर्दाश्त करना तो 1.01 10⁵ तक राउंड ऑफ करते हैं। उससे भी मजीद बिल्कुल आपने प्रिसाइज अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर वही यही वाली वैल्यू ही यूज कर देते हैं, राइट। तो इस केस में हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो मोस्ट सिंप्लीफाइड और मोस्ट राउंडेड ऑफ वैल्यू है। उसने कहा कि अगर ये प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस हो तो आप बताएं वर्क डन क्या होगा। वो गैस को एक्सपेंड किया, उसका वॉल्यूम डबल हो गया, तो वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाली इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर है 10⁵, चेंज इन वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, दोनों SI यूनिट्स में है, ठीक है। तो 10⁵ जाउल हमारे पास वर्क की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, यानी कि डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो 0 होगा, यानी कि डेल्टा T टेम्परेचर का चेंज भी कुछ नहीं होगा, यानी कि डेल्टा KE काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी उसकी जो है वो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो जब भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाए तो ये चारों पांचों चीज़ें आपने हमेशा दिमाग में फ़ौरन आपके फ्लैश होनी चाहिए, उसके बाद आप आगे की जो है कहानी पढ़ें। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल, तो यह बात हम पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, बात कह चुके हैं कि VRMS में कोई भी चेंज नहीं आएगा। द RMS स्पीड उसकी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो सेम ही रहेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो भी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। 7th है गैस इनसाइड अ कंटेनर एट 27 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन was heated to 300 डिग्री अबव इट्स इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर ये वाला था, इससे 300 डिग्री ज्यादा हो गया है, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया है, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो चाहे डिग्री में हो वो सेम ही हम कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर उसने हमें कहा कि 300 टेम्परेचर बढ़ा है तो हमने सिंपली वो केल्विन में ही ऐड कर दिया है। केल्विन में आप ना भी ऐड करना चाहे, आप सेंटीग्रेड में ऐड करें कि इनिशियल 27 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस था तो फाइनल 327 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस हो जाएगा। दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, ये 600 केल्विन हो जाएगा, बात फिर वही सेम ही हो जाएगी, राइट। तो अब हमें इनिशियल फाइनल टेम्परेचर्स मिल गए, हमने क्या करना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम सब जानते हैं कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो मीन काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। तो इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, इस तरह से करना है, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ये होता है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का कन्वर्जन का फॉर्मूला। अगर हम अज्यूम करें लेट X बी द टेम्परेचर वेयर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड, राइट। हम अज्यूम करते हैं कि वो जो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है वो X है, तो आप यहाँ पर सेंटीग्रेड की जगह भी जो है X पुट कर दें और फ़ारेनहाइट की जगह भी अंदर X पुट कर दें एंड -32 वैसे का वैसा आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 5x माइनस नीचे तो 9 ही आएगा, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और 160 ये आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें, 9s इज इक्वल टू 5x माइनस 160, फर्दर आगे करेंगे तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू -160, 4x is equal to -160, x is equal to -160 by 4, x is equal to 4 4s are 16, 400। तो ये -40 की वो वैल्यू है जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस 0 होगा, यानी -40 फ़ारेनहाइट इज द सेम एज -40 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। सो दिस C will be the correct option। 9th है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज what? Infinite।
Specific heat is defined as heat required to raise the temperature by 1 Kelvin, right? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो यू नीड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज टेम्परेचर by 1 Kelvin for this isothermal process, right? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में स्पेसिफिक हीट जो होगी वो किसी भी गैस की, आइडियल गैस की, इनफाइनाइट होगी। अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में बताएं कितनी होगी, सो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइडियल गैस की जीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, which one of the following change will not be zero in case the PV graph of a thermodynamic change is cyclic? तो आप 4-5 बातें याद कर लें। अगर एक साइक्लिक ग्राफ हो इस तरह का, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, साइक्लिक ग्राफ है, सपोज मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज साइकिल बना रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ से गया, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस इसी जगह पर ही आ गया है। तो इस केस में फॉर साइक्लिक ग्राफ स्टेट फंक्शंस डोंट चेंज। स्टेट फंक्शन से मेरी क्या मुराद है? स्टेट फंक्शन से मेरी मुराद है इंटरनल एनर्जी, इससे मेरी मुराद है प्रेशर, इससे मेरी मुराद है वॉल्यूम, और इससे मेरी मुराद है टेम्परेचर। ये स्टेट फंक्शंस हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया ना? पाथ पर अगर साइक्लिक केस हो तो साइक्लिक केस में ये जीरो हो जाते हैं। स्टेट फंक्शंस हैं, पाथ पर डिपेंड ये नहीं करते, एज अपोज टू पाथ फंक्शंस दूसरे जो होते हैं। पाथ फंक्शंस चेंज, फॉर एग्जांपल W यानी कि वर्क, या Q हीट। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वर्क और हीट, ये साइक्लिक केस में जीरो नहीं होते। स्टेट फंक्शंस जो है इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो साइक्लिक केस में जीरो होते हैं। ठीक हो गया? अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अगर आपको कहा जाए कि इनिशियली प्रेशर फुला था, फाइनल प्रेशर बताएं, साइक्लिक चेंज है तो फाइनल भी वही होगा जो इनिशियल होगा। इसी तरह वॉल्यूम, इसी तरह टेम्परेचर, इसी तरह इंटरनल एनर्जी। जबकि ये जो वर्क और हीट है, अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि वर्क और हीट चेंज कितना होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, तो आप ये जो सर्कल है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट एरिया विल गिव यू वर्क एंड दिस एरिया विल गिव यू हीट चेंज इन दिस केस, राइट? तो वर्क डन एंड हीट चेंज, दीज टू आर नॉट स्टेट फंक्शंस, and in a cyclic process work done and heat change is not zero, it is given by area enclosed by that cyclic shape. So D will be the correct answer in this case. Question number 11 है, heat required to bring about the same change of temperature at constant pressure is greater than that required at constant volume because of what? एक गैस हमने ली है, उसके ऊपर पिस्टन है, ये पिस्टन मूवेबल है, राइट? यानी ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। यानी कि इस केस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरिएबल है। एक और हमने गैस ली, उसका पिस्टन बिल्कुल फिक्स है, इट कैन नॉट बी मूव्ड। इसके अंदर हमने गैस इनक्लोज की, पिस्टन कांट बी मूव्ड, इसका मतलब है वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, प्रेशर इसका वेरिएबल है। अब दोनों को हमने हीट दी है सर्टन अमाउंट Q, इसको भी सर्टन अमाउंट Q हीट दी है, और हमने चाहा है कि दोनों का टेम्परेचर T डिग्रीज ऑफ सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हम इस कांस्टेंट प्रेशर वाले गैस को जितनी हीट देते हैं, इसको मैं Q1 लिख रहा हूँ, QP लिख रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ QV। कांस्टेंट प्रेशर वाले को जितनी हीट चाहिए उतना ही T डिग्रीज ऑफ सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उसको ज्यादा हीट चाहिए एज कंपेयर टू इसको, ग्रेटर देन। सो QP इज ग्रेटर देन QV, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस इन सेम कंडीशंस बट केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट प्रेशर।
तो उसकी वजह वो कहता है क्या, उसकी वजह यह है कि जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम गैस को रखते हैं तो जितनी भी हम हीट देते हैं वो सारी की सारी उस गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होती, वो सारी की सारी हीट एनर्जी उस गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज नहीं होती। सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड अप इन मूविंग दिस पिस्टन अप, क्योंकि पिस्टन फ्री है वो मूव कर सकता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इस पिस्टन को ऊपर मूव करने में लग जाती है और देयर इज सम वर्क डन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट। तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो हम इस गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सपैंड करने में लूज कर देते हैं। ये दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें पिस्टन है फिक्स, तो आप जितनी भी हीट देते हैं उसमें से कुछ भी इस पिस्टन को मूव करने में यूज नहीं होती। वर्क डन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट इन दिस केस इज जीरो, so the entire heat is absorbed by the gas molecules and internal energy of the gas molecules, or in other words temperature of the gas molecules increases। ठीक है ना, तो अगर हमने 5 जाउल हीट एनर्जी इसको दी तो उस 5 जाउल में से सिर्फ 2 जाउल सपोज इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बाकी सारी वर्क में चली जाएगी, जबकि वही 5 जाउल अगर आप इसको देंगे तो सारी की सारी 5 जाउल इंटरनल एनर्जी में ही चेंज होगी। तो अगर आपने सेम टेम्परेचर बढ़ाना है दोनों गैसेस का तो आपको ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली गैस को कम हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू इस कांस्टेंट प्रेशर वाली गैस को। तो इस केस में बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मॉलिक्यूल्स हैव टू बी एक्सपेंडेड टू लार्जर वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सम ऑफ द हीट इज यूज्ड अप देयर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच क्वांटिटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं, जबकि ये वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस चीज को भी ज्यादा जो है गौर से देख लें, वर्क के साथ साथ हीट चेंज भी एक पाथ फंक्शन है। ठीक है ना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टेट फंक्शंस को पाथ की जरूरत नहीं पड़ती, इनको चाहिए इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, जबकि जो पाथ फंक्शंस हैं उनका नाम ही पाथ फंक्शन है, तो इनको पाथ चाहिए होता है। दे डिपेंड ऑन पाथ, दे डोंट नीड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, चूंकि उसमें इनिशियल स्टेट वही है जो फाइनल स्टेट है, इसीलिए ये स्टेट फंक्शंस चूंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन की चेंज जीरो होती है। लेकिन चूंकि पाथ फंक्शंस को इनिशियल फाइनल स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये रास्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाथ कौन सा फॉलो हुआ, इसीलिए पाथ फंक्शन जो कि वर्क है और हीट है साइक्लिक केस में बराबर होते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट साइक्लिक ग्राफ। यही चीज हमने ऊपर एमसीक्यू में डिस्कस की है, आगे भी मजीद इसी किस्म के एमसीक्यूज आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट मजीद जो है क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज सेम फॉर ऑल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मोमेंटम इज नॉट सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम ज्यादा होगा, वो फास्ट मूव करेंगे। वेलोसिटी भी उनकी ज्यादा होगी, फास्ट मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी भी उनकी ज्यादा होगी, फास्ट मूव करेंगे। जबकि मास जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी टेम्परेचर हो, अगर ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल जितने भी मास का है, लो टेम्परेचर पर भी उतने ही मास का होगा, हाई टेम्परेचर पर भी उतने ही मास का होगा, उसका मास चेंज नहीं हो जाना। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 है a gas has 27 degrees of Celsius is heated to a temperature that we don't know, unknown temperature है, वो कैलकुलेट करना है, such that its volume is doubled, right? तो सिंपली आपने चार्ल्स लॉ के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये 27 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस का मतलब है 300 केल्विन। तो अगर वॉल्यूम आपने डबल किया है तो आपको टेम्परेचर भी डबल करना चाहिए। सो 300 केल्विन से 600 केल्विन करेंगे तो तब इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, बिल्कुल ठीक। इट इज अ स्टेट फंक्शन, बिल्कुल ठीक। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 16 है हीटिंग ऑफ वाटर इन किचन फायर इज व्हाट प्रोसेस। किचन फायर में मोस्टली जो है बर्तन खुला होता है, राइट? तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली ऑन द लिक्विड सरफेस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो ये किचन फायर में हम जितने भी प्रोसेसेस करते हैं वो सारे आइसोबेरिक प्रोसेस होते हैं, प्रेशर उनमें कांस्टेंट रहता है। 17th है द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट विच इज joule per mole per Kelvin is the same as that of what?
मोलर आइडियल गैस कांस्टेंट का यूनिट एग्जैक्टली वही होता है 4.18 समथिंग जो भी है। इसका केमिस्ट्री में जो आप यूनिट पढ़ते हैं 0.0821 उसमें यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये डेसीमीटर क्यूब एटीएम भी एनर्जी का यूनिट है, इसकी जगह इसको समझने के एक किस्म का जाउल है, इसकी डायमेंशंस वही होंगी जो जाउल की डायमेंशंस है। तो जाउल पर मोल पर केल्विन में ये फिर वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यूनिट वही है कि एनर्जी का यूनिट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट जो कि मोल है एंड टेम्परेचर का यूनिट जो कि केल्विन है। तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, नॉट दूसरी वाली स्पेसिफिक हीट, उसका यूनिट तो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, वो मास के हिसाब से। मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, आर वाला जिसको हम कहते हैं। 18th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग ए डियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉप इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखें तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो डब्ल्यू डेल्टा क्यू है ये यहाँ पर नहीं होता, ये इसकी जगह जीरो होता है, क्योंकि हीट चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो होती है। तो बाकी इक्वेशन जो बचती है वो होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। वर्क डन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन टू हीट चेंज, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज। इसका मतलब है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन ऑन द इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव है, तो हीट चेंज कम होगी, इंटरनल एनर्जी की चेंज जो है वो नेगेटिव होगी, सॉरी। यानी कि इफ द गैस नीड्स टू एक्सपैंड एंड डू वर्क ऑन द इन्वायरमेंट इट नीड्स टू कूल डाउन, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, राइट। और इफ द गैस नीड्स टू, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड एंड वर्क इज डन बाय द इन्वायरमेंट ऑन द गैस, उस केस में ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड द गैस विल हीट अप। सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉप इन इंटरनल एनर्जी। ये पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर is 461 मीटर पर सेकेंड एंड दैट फॉर नाइट्रोजन इज 493 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ये करेक्ट ही, अगर आप इसको कैलकुलेट करना भी चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज ये जनरल नॉलेज है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो एवरेज स्पीड्स हैं वो यही होती हैं, आपकी पीटीबी में ये बाकायदा लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल भी एक सॉल्व करके इसी की दिखाई हुई है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, एज फार एज आई रिमेंबर। तो ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो सी है वो है कि सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स नेवर कोइंसाइड एट एनी टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। सेल्सियस का जो स्केल होता है दैट इज इक्वल टू केल्विन स्केल माइनस 273। अब ऊपर हमने फ़ारेनहाइट वाले को जिस तरह से सॉल्व किया था कि कौन सा फ़ारेनहाइट का या सेल्सियस का टेम्परेचर की वैल्यू है जिसके ऊपर दोनों बराबर होते हैं, तो हमने एज्यूम किया था कि वो जो वैल्यू है जिस पर दोनों बराबर होते हैं, सपोज वो x है। अगर वही हम यहाँ पर पुट कर दें तो x इज इक्वल टू x माइनस 273, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ अपने से 273 कम हो जाए, ठीक है ना, ये इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया ना। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर हम x से x कैंसिल भी कर दें तो 1 इज इक्वल टू माइनस 273, ये बिल्कुल ही जो है स्पूरियस सी सोल्यूशन आ जाती है, एक्सट्रॉनियस सोल्यूशन है, ये गलत सोल्यूशन है। और अगर हम इस इक्वेशन को x पुट करके सेल्सियस की जगह भी x पुट करें और k की जगह भी x पुट करें तो वी ऑब्टेन एन एक्सट्रॉनियस सोल्यूशन विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो टेम्परेचर बेसिकली कि जिसके ऊपर सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर हो जाएं। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर देयरफॉर ट्रू, सो वी विल सेलेक्ट डी एज द करेक्ट ऑप्शन। 19th है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज व्हाट। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगाएंगे जिसमें प्रेशर तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। So there is a vertical straight line obtained in case of an isocoric process. 20th है molar specific heat of a diatomic gas is dash that of a monatomic gas. तो molar specific heat suppose CV को अगर हम देख लें तो वो बराबर होती है F over 2 times R, ठीक है ना, whereas this F stands for degree of freedom. एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती है एज कंपेयर टू एक डायटोमिक गैस के लिए। तो F की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक हो गया ना। Cp फिर बराबर होगा Cv प्लस R के, तो Cv की जगह हम F over 2R लिख देंगे। तो इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि Cp भी
डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ही डिपेंड करती है। तो दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करती हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैस, देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट्स वुड आल्सो बी ग्रेटर फॉर डायटोमिक गैसेज एज कंपेयर टू मोनोटोमिक गैसेज। 21 है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल है तो मतलब ये डेल्टा यू को काट दें, बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो Q है वो बराबर होता है W के। B will be the correct option. A cyclic thermodynamic process when plotted on a PV curve gives a clockwise rotating circle. Again clockwise rotating circle है इस तरह का, ये V हो गया, ये P हो गया। तो पहले एक तो सर्कल है, क्या क्या बातें जहन में आती हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारा कुछ क्या रहेगा, और इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और W और Q जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये तो बातें हमारे फौरन जहन में आ गई। अब आगे बात यह है कि ये क्लॉकवाइज रोटेटिंग सर्कल है, तो दो बातें और मजीद आप याद रख लें कि अगर सर्कल क्लॉकवाइज है तो Q एंड W आर पॉजिटिव, यानी कि Q पॉजिटिव होने का मतलब है हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, W पॉजिटिव होने का मतलब है कि वर्क विल बी डन बाय द गैस ऑन द इन्वायरमेंट। और अगर एंटी क्लॉक वाइज है, ACW है सर्कल, तो उस केस में Q एंड W विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है, Q नेगेटिव होने का मतलब है कि हीट विल बी लॉस्ट बाय द गैस, एंड W नेगेटिव होने का मतलब है कि वर्क डन विल बी बाय द इन्वायरमेंट ऑन द गैस। ठीक हो गया ना, क्योंकि इस केस में W और Q अगर हमें कोई कैलकुलेट करने को कहे तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे ना। तो एरिया तो कैलकुलेट कर लेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 10 जाउल जवाब आता है, हमने एरिया कैलकुलेट करके कहा कि जी वर्क और हीट जो है दोनों 10 जाउल है। तो कोई हमसे पूछेगा कि भाई ये 10 जाउल एब्जॉर्ब हुई है कि दी है, या ये 10 जाउल अगर वर्क बता रहे हैं आप, तो ये वर्क गैस कर रही है कि एनवायरनमेंट कर रहा है, तो उसका अंदाजा फिर आप ये क्लॉकवाइज सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल से लगाएंगे। अगर क्लॉकवाइज सर्कल है तो मतलब ये 10 जाउल हीट एब्जॉर्ब हुई है, हमने दी है, और अगर वर्क है तो वो वर्क इज डन बाय द गैस। अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है तो फिर यही 10 जाउल निकालेंगे आप, एरिया से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, साइन का फैसला फिर आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल देखेंगे तो आप फौरन कह देंगे कि ये जो है ये 10 जाउल, ये -10 जाउल है, हीट गैस ने इन्वायरमेंट में दी है, और जो वर्क है वो इन्वायरमेंट ने गैस के ऊपर किया है। ये बात हो गई। अब आ जाए ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्लॉकवाइज रोटेटिंग सर्कल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, उसने पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वाला वर्क जो होता है वो -W होता है, नेगेटिव होता है, जबकि ये तो क्लॉकवाइज था तो इस केस में तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई गलत, तो यही हमारा जवाब हो गया। लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम का मतलब होता है पॉजिटिव Q, ये क्लॉकवाइज सर्कल है, इसके लिए Q पॉजिटिव ही होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सी है द गैस हैज अंडरगॉन नो चेंज इन स्टेट फंक्शंस, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, हम यहाँ पर पहले कर चुके हैं कि सर्कल साइक्लिक प्रोसेस है तो स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता। डी है गैस इज इंटरनल एनर्जी हैज नॉट बीन चेंज, ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी हमने यहाँ पर स्टेट फंक्शंस में ही लिखी है, तो ऑब्वियसली वो भी चेंज नहीं होगी। सो ये बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ए वाली स्टेटमेंट गलत है। 23 है टू आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ गैस आर अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली एंड आइसोथर्मली, तो वर्क डन किस केस में ज्यादा होगा। ग्राफ बना लें, ये हमने आइसोथर्म बना लिया, एडियाबैट थोड़ा सा स्टीप होता है, पहले आइसोथर्म को देखें, एरिया अंडर द आइसोथर्म विल बी इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, और वो देखें इतना है। अगर मैं एडियाबैट बनाऊं यहाँ पर उसी सेम प्रेशर्स और सेम वॉल्यूम्स के बीच में, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा स्टीप बना देंगे, ठीक हो गया ना। तो अब आप देखें कि इसके अंदर कितना एरिया आता है, तो एडियाबैट चूंकि थोड़ा सा स्टीप है, सो ये कम एरिया अपने अंडर इनक्लोज करता है, सो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी लेसर देन वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक हो गया ना। तो वो कहता है वर्क डन विल बी मोर किस केस में होगा, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में होगा, जो कि लेटर है, यानी कि मौखर जिक्र है जो बाद में आया है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इक्वेशन सबसे पहले लिखा करें, उसके बाद आगे कुछ किया करें। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू को हटा दें, बाकी इक्वेशन हमारे पास ये बचती है। तो इसकी फिर दो फॉर्म्स होती हैं, एक यही जो ऊपर लिखी हुई है, एक ये वाली, के दोनों के साथ माइनस होता है। ये वाली होती है एक्सपेंशन के लिए, ये वाली होती है कंप्रेशन के लिए। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए उसने पूछी है, तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ठीक है। डेल्टा यू तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली, वर्क डन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, ये ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 25 है, फॉर हाइड्रोजन Cp माइनस सी बराबर है ए के, फॉर ऑक्सीजन Cp माइनस सी बराबर है बी के। तो आप बताएं ये ए और बी का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसा है कि Cp माइनस सी हमेशा बराबर होता है आर के फॉर ऑल इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है बेसिकली ये ए बराबर है आर के, और यहाँ पर भी जो बी लिखा हुआ है तो ये बी भी बराबर होगा आर के, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये Cp माइनस सी का डिफरेंस हमेशा आर ही होता है, कंसिडरिंग के वो आइडियल गैसेज हैं। तो इसका मतलब है अगर ए भी बराबर है आर के और बी भी बराबर है आर के, तो सिंपल सी बात है, एक बड़ी ही मज़े की प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसके मुताबिक अगर ए बराबर है बी के और सी भी बराबर है बी के, तो ए और सी आपस में भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों एक कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी आपस में भी बराबर है, ठीक है ना। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सीधी सी बात है कि अगर 10 रुपये $10 के बराबर हैं और 20 पाउंड्स भी $10 के बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि 10 रुपये और 20 पाउंड्स आपस में भी बराबर हुए ना। ऑल्दो कि ये होगा हमारे ख्वाबों में ही, हम चूँकि पाकिस्तानी अवाम है तो ये शायद अगले 2-3 सदियों तक ना पॉसिबल हो पाए, लेकिन जस्ट फॉर एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, heat change in a cyclic process that forms a circular PV graph of a diameter 20 units on a standard scale will be what? एक ग्राफ बना लें, ये P है, सॉरी उसने कहा है प्रेशर एक्स एक्सिस पर है किलो पास्कल्स में, और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है लीटर्स में, और यहां पर एक सर्कल बना लें लाइक दिस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है और उसका पीवी ग्राफ इस तरह का है। इसका वो कहता है डायामीटर जो है यहां से यहां तक वो 20 यूनिट्स का है। वो 20 यूनिट्स वॉल्यूम के लेंगे तो लीटर्स में होंगे, इसके लेंगे तो किलो पास्कल्स में होंगे, ठीक है। अब सवाल है कि वर्क डन मालूम करें, तो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर डायमीटर है तो डायमीटर के टर्म्स में एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो मतलब ये है कि पाई को वैसे का वैसे रहने दें और डायमीटर को 2 मरतबा लिख दें और नीचे आर लिख दें। एक मरतबा डायमीटर की जगह पर ये प्रेशर वाली वैल्यू पुट कर दें, तो 20 यूनिट्स हैं तो 20 प्रेशर के यूनिट्स यानी कि 20 किलो पास्कल होगा, और 20 यूनिट्स वॉल्यूम के हैं तो मतलब 20 लीटर्स होंगे वॉल्यूम के, नीचे 4 वैसे का वैसे लिख दें। अब 20 किलो पास्कल का मतलब है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पास्कल्स, राइट, मैंने 10⁻³ लिख दिया। 20 लीटर्स का मतलब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें क्योंकि एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मीटर क्यूब में आ गया है, ये अब मैंने एसआई यूनिट्स की फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। अब एक 10⁻³ है, एक 10⁻³ है, ये आपस में हो गया कैंसिल। बाकी 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 है, इसको उससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 पाई या 10⁻² पाई। तो 10⁻² पाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये 10⁻² ही है, ये 102 नहीं है, ये इस सॉफ्टवेयर में ठीक तरह से कॉपी नहीं हो पाया। आपकी बुक में ये 10⁻7 10⁻² इस तरह ही लिखा होगा, राइट। सो दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 है, गिवन दैट प्रेशर इज इक्वल टू, अब ये भी 10⁻4 पास्कल ही है, ये प्रेशर है, एरिया ऑफ द पिस्टन दे दिया गया है, आपको डिस्टेंस दे दिया गया है जिससे पिस्टन मूव करता है। इस तरह का गैस है जिसके अंदर प्रेशर ये है, इसका पिस्टन का एरिया जो है 0.1 मीटर स्क्वायर है, और आफ्टर सम टाइम ये पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव कर जाता है, और इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया वो है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। आपने वर्क मालूम करना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का फार्मूला होता है ये
मजीद इसको करेंगे तो ये होता है ए डेल्टा डी। ए एरिया होता है, डेल्टा जी डी वो डिस्प्लेसमेंट होती है जितना पिस्टन मूव किया है। वैल्यूज पुट करें सिंपल, 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या है 0.1 है। 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1। डेल्टा डी है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। अब ये मीटर में आ गया, सारे ऐसा यूनिट्स हैं। तो 10⁻⁴ -1 -2 क्या आ गया, 1 ही आ जाता है। 10⁻0 आ जाता है ना, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे और वो बराबर होता है 1 के। तो 1 जाउल इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 28th है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ गैस द इंटरनल एनर्जी, अगेन पहले इक्वेशन लिखें। एडियाबेटिक है, डेल्टा क्यू की जगह 0 आ जाएगा। एक्सपेंशन है तो डेल्टा यू बराबर है -w। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंशन है तो हम -∆u बराबर है पॉजिटिव वर्क लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को लेके हमने चलना है। पहले इसी तरह ही किया करें, कोई भी थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन हो फौरन पहले आप उस इक्वेशन तक पहुंचा करें जो फॉलो करनी है, फिर बाकी क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो वो कहता है इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 75 जाउल्स, यानी कि नेगेटिव ही है। ठीक हो गया ना, -∆u बराबर w है ना, तो ∆u डिक्रीजेस बाय 75 जाउल्स, वी विल पुट 75 इन दिस प्लेस। अब वर्क दूसरी साइड पर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगी वर्क की वैल्यू। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो फॉर्मूले के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, इनको आपने कभी भी स्टेटमेंट में गिवन स्टेटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि -∆w तो है, चलो ठीक है इसको -75 करके सॉल्व कर दे। नहीं, फॉर्मूले का पॉजिटिव और नेगेटिव अपना है, आपने स्टेटमेंट में से निकालना है कि वहां से जो वैल्यू ये 75 जाउल दी गई है, ये मैंने +75 पुट करनी है कि -75, फिर उसके मुताबिक आगे काम चलेगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मूले का वो फॉर्मूले का है, उसको स्टिल आप कंसिडर करेंगे। दिस इज वाई मैंने फिर -75 लिखा है, तो आपका जवाब +75 आएगा। और ये सेंस बनाता भी है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, तो हमारे पास वर्क का जवाब हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर ये माइनस आता तो फिर ऑब्वियसली उसकी कोई सेंस भी ना बनती, क्योंकि उसने हमें बताया कि ये तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो आपका वर्क कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये इस बात का ख्याल रखा करें। 29 है, a gas is compressed at this pressure from this initial volume to this final volume and energy of this joule is added to gas। added to gas मतलब है कि ये पॉजिटिव आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जहां भी पुट करेंगे, फॉर्मूले का पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह, आपने इसको पुट करना है सेपरेटली। अब कांस्टेंट प्रेशर के अंदर है तो आपने इक्वेशन कौन सी आप यूज करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन ही यूज होगी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए W, ∆U, ∆V सारे ही हम कंसीडर करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, पहले ये W मालूम करना है। W बराबर होता है प्रेशर विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। 10 से 4 पर आ गया तो चेंज इन वॉल्यूम है 6 का, तो वर्क डन क्या होगा 300 जाउल्स। एक्सपेंस ये कंप्रेस्ड है, गैस इज कंप्रेस्ड, ठीक है ना, 10 से 4 पे आ गया, पहले वॉल्यूम ज्यादा था अब वॉल्यूम कम हो गया है, तो ये जो 300 जाउल है ये नेगेटिव वर्क है। ठीक है ना, हम ये वर्क की जगह यहाँ पर -300 लगा दिया हमने। अब उसके बाद वो कहता है 100 जाउल एनर्जी उसमें ऐड की है, तो ये ∆Q की जगह हम +100 लिख देंगे। अब आपने ∆U कैलकुलेट करना है। ∆U विल बी इक्वल टू 100 + 300 विच विल बी इक्वल टू 400। अब ये पॉजिटिव 400 है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय 400 जाउल्स। 30 है, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज चेंज्ड इन सच अ वे कि 20 जाउल। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस कोई भी हमें कुछ नहीं पता, तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन ही कंसीडर कर लेते हैं। 20 जाउल हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, यानी कि ये कौन सी रिलीज फ्रॉम इट है, तो नेगेटिव हीट चेंज है। ∆Q की जगह आप -20 लिखते हैं। 8 जाउल वर्क इज डन ऑन द गैस, ये भी नेगेटिव वर्क है, ठीक है ना, तो -8 जाउल इधर आ गया। इनिशियल एनर्जी उसकी 30 जाउल थी, ये इंटरनल एनर्जी इनिशियल है। फाइनल एनर्जी आपने इंटरनल एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करनी है। पहले आप ∆U कैलकुलेट कर लें। ∆U विल बी -20 + 8 यानी कि -12 जाउल।
डेल्टा यू माइनस 12 जाउल का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड बाय 12 जाउल्स। तो इनिशियल एनर्जी जितनी भी होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी है 30 जाउल है, तो 30 में से आप 12 माइनस कर दें तो आपके पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी 18 जाउल्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।